हे गाइस, टुडेज टॉपिक इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। और इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस क्या होती है इंग्लिश ग्रामर की, साइड बाय साइड सजेशंस फॉर टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। नाउ मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, कौन कौन से मेथड्स हैं बेसिकली, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू एक टीचर ग्रामर को पढ़ाएगा तो उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। पहला मेथड है इसमें ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिडक्टिव मेथड। इन दिस मेथड ग्रामर इज़ टेकन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड टॉट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक। आप याद कीजिए, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे, ऑलमोस्ट वी ऑल आर इन सेम एज, हो सकता है 1-2 साल का ही डिफरेंस होगा। सो हमारे टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, हमारा ग्रामर की एक पर्टिकुलर बुक थी और ग्रामर की एक नोटबुक अलग से थी, जिसके पीरियड में हम सिर्फ ग्रामर पढ़ते थे। बट नाउअडेज क्या हो गया, ये एक ट्रेडिशनल मेथड था और इस तरीके से ही हम लोगों ने पढ़ाई की है। हो सकता है अभी भी ये मेथड कुछ स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेड हो, बट नाउअडेज आई थिंक मॉडर्न मैथडोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इस मेथड में क्या होता था, द टीचर फर्स्ट टेल्स द रूल्स और डेफिनेशन, गिव्स एग्जाम्पल एंड देन आस्क स्टूडेंट्स टू डू द given exercise. Example, the teacher says a noun is the name of person, place or thing. Then she gives some examples of noun. The learners are supposed to memorize the definition of noun. This method is not very effective. और effective क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो students थे वो passive होते थे, not in active mode. As it is against the principle of teaching and students find it boring and dull. स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ही नहीं आता था कि टीचर क्या पढ़ा रही है। पहले तो डेफिनेशन लिखवा दिया, उसके बाद रूल्स बता दिए, फिर 1-2 एग्जाम्पल्स दे दिए और उसके बाद स्टूडेंट्स को ही फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया। तो ये जो मेथड था इसमें स्टूडेंट एक्टिव नहीं था, क्योंकि वो टीचर के अकॉर्डिंग चल रहा था। टीचर बोल रही थी तो आंसर दे रहा था, टीचर बोल रही थी तो बैठ रहा था। तो ये जो मेथड है इसको डल और नॉट इफ़ेक्टिव बोला गया, बोरिंग बोला गया। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है कि विच मेथड इज़ डल एंड बोरिंग, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिसमें ट्रेडिशनल मेथड लिखा होगा। सो ट्रेडिशनल मेथड इज़ डल एंड बोरिंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर्मल मेथड। द मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ ग्रामर नॉट बाय रूल्स बट बाय यूसेज। Through continuous practice of usage word while speaking, reading and writing, grammar can be taught and therefore learned by student. इसमें क्या होता था कि हमेशा उसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर बुक नहीं रखी गई, पर जब उसको कंटिन्यू उसको स्पीकिंग में लिया गया तो एज इट इज़ उसको समझाया गया कि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, राइट। जैसे किसी को बोला गया है ड्रिंक वाटर, तो ड्रिंक वाटर वहाँ पे बच्चे को समझाया गया कि ड्रिंक का मतलब क्या होता है, पीना, और वाटर मतलब पानी। वॉश योर हैंड्स, सो वॉश योर हैंड्स, तो बच्चे को समझाया गया कि जब आपकी बात होगी तो वहाँ योर्स का यूज़ होगा, प्रोनाउन का यूज़ होगा। हैंड्स का यूज़ हो रहा है क्योंकि दोनों हाथ धोए जा रहे हैं, तो ऐसा आएगा, हैंड नहीं आएगा। हैंड तब आएगा जब आप एक ही हाथ धोएंगे, तो वॉश योर हैंड्स। तो इस तरीके से जब चीज़ें ग्रामर सिखाई जाने लगी तो उस मेथड को बोला जाता है द इनफॉर्मल मेथड। दिस इज़ डन वाइल टीचिंग ऑफ टेक्स्ट बुक or detailed translation of the textbook is carried on. Grammar implications are taught simultaneously. Through this method, practical and grammatical rules are elected, but sometimes this method becomes time consuming and may divert the attention of the student. इसकी लाइकनेस क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और कभी कभी स्टूडेंट्स को डाइवर्ट कर देता है। कौन सा मेथड, जो इनफॉर्मल मेथड है। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। समझना इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को मैं इलेबोरेट कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जितना आपको समझाया जा रहा है टू द पॉइंट आपकी स्क्रीन पे आए, क्योंकि बिकॉज यू ऑल आर मास्टर स्टूडेंट्स, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर है तो आप अपने आप नोट्स इसके प्रॉपर बना सकते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इसका नाम क्या है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। Through this method, students themselves formulate rules with the help of example। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसमें बच्चा खुद रूल्स को
क्या करता है, फाउंड करता है, उसको ढूंढता है, उसका पता लगाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्या होता है, स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज़ बाय एनालाइजिंग और ऑब्जर्विंग दीज एग्जाम्पल्स। क्योंकि टीचर ने एग्जाम्पल दे दिया, अब बच्चा उसको समझने की कोशिश कर रहा है कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है, उसको ऑब्जर्व करता है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स। उसके बाद बच्चे से बोला जाता है कि आप इसका कोई कंक्लूजन्स दे दीजिए। देन द टीचर विल गिव द रूल्स एंड गिव न्यू एग्जाम्पल्स एंड आस्क हर पीपल्स टू वेरीफाई द रूल्स। इस तरीके से जो टीचर है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को फैसिलिटेट करती है, गाइड करती है कि वो क्या करें, रूल्स को बना सकें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। This method of teaching grammar proves very successful and advantageous. As I told you earlier, this method is very useful for the students as well as learners. जो भी इसको पढ़ता है वो उसके लिए useful है. It becomes practical, real life and scientific. It follows all the maximums of teaching and pupils are not forced to cram the rules. Cram means होता है रटना. When you cramming something, you forget for after a long time. This method also stimulates the power of thinking and reasoning, because when students see the examples, they can make their own ideas side by side. They perceive the things, whatever written on the board or whatever written on the notebook. So उसको देख कर परसेप्शन बनाना, अपनी थिंकिंग पावर को एलाबोरेट करना इसके अंदर इंक्लूड होता है. सम शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द मेथड्स आर दैट इज कैन बी अप्लाइड ओनली टू योर लर्नर्स. मोरओवर दिस मेथड इज़ नॉट कंप्लीट इन itself because sometimes students are unable to coherent examples with the topic. तो ये एक अच्छा मेथड है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड. सो अगर कुछ मेथड्स दिए हों, विच मेथड इज़ बेस्ट, जिसमें लिखा हो ट्रेडिशनल मेथड, इनफॉर्मल मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और कोई दूसरा मेथड लिखना हो, तो ग्रामर टीचिंग के लिए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड अच्छा मेथड है और इंसिडेंशियल मेथड भी अच्छा होता है. वैसे ये दोनों कभी ऑप्शंस में आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो वहाँ पे बोनस मार्क्स मिलेंगे, दोनों के नंबर मिलेंगे. Next point is incidental method. This method is also known as coherent or reference method of teaching. This method helps student to correlate grammar with other related logical structure. Students gain a practical knowledge of the grammar rules. Some disadvantages of this method are that it interferes with normal teaching. कि एक सब्जेक्ट पढ़ाने की ड्यूरेशन पे, सपोज़ इंग्लिश कोई टीचर पढ़ा रहा है, सो इंग्लिश का जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ाने के साथ साथ वो ग्रामर टीचिंग भी साइड बाय साइड कर रहा है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इम्पॉर्टेंस क्या है ग्रामर की कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में. ग्रामर हेल्प्स इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए ये बहुत यूज़फुल है कि जब ग्रामर आएगी तभी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा. विद गुड ग्रामर स्पोकन और रिटन वर्ड्स गेन देयर मीनिंग एंड वैल्यू. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज ऑफ ग्रामर इम्प्रूव स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन. जो एक्सप्रेशन की स्किल है, जो एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो, दोनों इसके अंदर क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं. ग्रामर इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एक्यूरेसी. ग्रामर फ्रेम द माइंड ऑफ हैबिट्स ऑफ ऑर्डर एंड क्लीननेस एंड ऑल्सो टू लॉजिक एंड रिटोरिक. सो ग्रामर रूल्स कैन हेल्प द लर्नर्स डेवलप अ हैबिट ऑफ थिंकिंग logically and clearly. Next point is grammar also help acquiring fluency in particular language. फ्लुएंसी कब आती है, जब आपको उस लैंग्वेज पे कमांड हो जाता है, तभी किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आपको फ्लुएंसी होती है. जैसे कि अगर आपको हिंदी की ग्रामर बहुत प्रॉपर तरीके से आती है, बिकॉज वी आर इंडियंस, सो हमारा मदर टंग क्या है, हिंदी. बेसिकली तो हिंदी में जो फ्लुएंसी लेवल है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू इंग्लिश. और इंग्लिश में भी जिनको ज़्यादा ग्रामर रूल्स परफेक्टली आ जाते हैं या जिनका स्पोकन वे उसी तरीके का हो जाता है, उनका वो एरिया भी कैसा हो जाता है, फ्लुएंट हो जाता है.
The learners learns to write with correct pronunciation and correct language spelling. जब बोलेंगे या लिखेंगे, बोलेंगे स्पेशली इफ़ यू नो द ग्रामर, देन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यू यूज इन योर communication. With the knowledge of grammar, part of speech, etc., the child develops effective style of writing. पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आ जाता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में आती हैं. तो इनकी हेल्प से कोई भी जो स्टूडेंट है उसका जो लर्निंग स्टाइल है, जो राइटिंग स्टाइल है, वो बहुत प्रॉपर हो जाता है. और नेक्स्ट पॉइंट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, emotions, frustration is an impressive manner is possible only by the knowledge of grammar, rules, syntax and vocabulary. जो एक्सप्रेशन है, जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत प्रॉपर मैनर में होते हैं, इफ़ेक्टिव मैनर में होते हैं. हाउ? विद द हेल्प ऑफ ग्रामर नॉलेज, सिंटेक्स नॉलेज एंड वोकैबुलरी. सो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया है. ये जो कंप्लीट चैप्टर था आपका, इसका नाम था रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, जिसकी 3 वीडियोस बनी है. फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन, मीन्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेलिवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर टीचर एंड सजेशंस फॉर ग्रामर टीचिंग. ये हमारी थर्ड वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है मेथड्स ऑफ ग्रामर टीचिंग. राइट. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.